घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, हर कोई अपने में मस्त था। पंडित जी पूजा की तैयारी में मग्न थे, बच्चे खेल रहे थे, सजी-धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे को अपने गहने और साड़ी दिखाने में मग्न थी। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बोली, अरे तुम लोगों ने अजय को देखा है कि नहीं? भागकर जाओ और जल्दी से अजय को बुला लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी एक सुंदर युवक पीला कुर्ता सफेद पैजामा पहने हुए आंगन में पहुंचा। माँ, आपका अजय हाजिर है, कहते हुए उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ ने बड़े प्यार से अजय को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी। आज अजय की रागनी के साथ शादी है, बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रागनी की सास तो रागनी जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई, और अजय का हाल तो ऐसा था कि उसे रागनी को प्यार करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि रागनी बस सारा टाइम उसके पास ही बैठी रहे। रागनी को ये सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट गया है। रागनी और अजय के दिन रात प्यार की सरागोशियों में गुजरने लगे। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन बाद रागनी के भाई और पिताजी रागनी को लेने आए तो अजय का मन रागनी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अजय बेचैन होकर रागनी से बोला, यार मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाए और तुम मेरे साथ ही लौट आओ। रागनी का हाल भी अजय जैसा ही था, वह भी अजय से दूर नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन रागनी ने हिचकिचाते हुए अपनी सास मीना जी से कहा, माँ, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अजय के साथ मायके जाऊँ और 2-3 दिन वहाँ रहकर उनके साथ ही वापस आ जाओ। मीना जी बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। फिर उन्होंने रागनी के पिताजी से कहा, दरअसल कल हमारे यहाँ पूजा है, इसलिए पूजा के बाद रागनी को लेकर अजय दिल्ली पहुँच जाएगा। रागनी के पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, अजय भी आएँगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। रागिनी के पिताजी उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन रागिनी और अजय को निकलना था। अजय अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर माँ का मन नहीं था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहने में सजी हुई रागिनी बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में अजय उसे बार-बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों को समझ पाते तब तक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। आँख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। रागिनी पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी, पास में परिवार के सभी लोग थे। माँ बोली, ईश्वर की कृपा है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी तुम दोनों बच गए। रागिनी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 2 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान अजय और मीना जी ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब सामान्य हो गया। शादी के 3 साल बाद भी जब रागिनी की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मीना जी कुछ अधीर सी होने लगी। मीना के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिलने गए। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है रागिनी को कभी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री माँ बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदर मिल जाएगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देगी। डॉक्टर की बात सुन एक उम्मीद लिए अजय घर वापस आया और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन मीना जी को इस बात से सख्त ऐतराज था। मीना जी ने गुस्से में कहा, साइंस ने तो आज माँ और ममता दोनों को बेच दिया है। अरे वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा, उसमें किसका खून होगा, किसके संस्कार आएंगे? मीना जी ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले, साथ ही ये ऐलान कर दिया कि हमारे घर में यह सब गलत काम नहीं होगा। मीना जी के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फिर दिया। दोनों अब बहुत दुखी रहने लगे थे। अजय अब शराब पीने लगा था, ऑफिस से घर देर से आने लगा था। रागनी से अजय की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक ज़रूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फ़ोन से मानो दोनों को नई ज़िंदगी मिल गई। अजय थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन रागिनी ने फैसला कर लिया था कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे अगले दिन सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरी दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उसका परिचय पायल से कराया। 28-29 साल की वह युवती भले घर की लग रही थी। रागिनी, ये पायल है जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए रागिनी बोली, डॉक्टर मैं इससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जरूर जरूर, आप दोनों बातें
कीजिए, तब तक मैं अजय से भी बात कर लेता हूँ। पायल के पास बैठते ही रागिनी ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। पायल, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे कितने हैं? आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला लिया? सिर झुकाए बैठी पायल ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में पति और एक 8 वर्ष का प्यारा सा बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर दी गई, जिसमें हमारे उनका भी नाम आ गया। छोटी नौकरी और जिम्मेदारी ज़्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार, नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई भी मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं है। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे वो मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में वो इनके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फ़र्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस दौरान कोई गैर मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 4 लाख रुपए मिलेगी, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। फिर 9-10 महीने में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। रागिनी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी माँ न बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। रागिनी को पायल पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। रागिनी बहुत खुश थी। रात में काफ़ी देर तक रागिनी और अजय बातें करते रहे, लेकिन मीना जी बहुत नाराज़ थी। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर पायल भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसने बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहाँ रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद पनीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर पायल की पूरी जांच हुई। उसके बाद रागिनी अजय के भ्रूण को पायल के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान रागिनी इसी कोशिश में रहती कि पायल खुश और उनके परिवेश में रहे। रागिनी ने उसके कमरे में अजय के बचपन की खूब सारी फोटो लगा दी, लेकिन जब भी पायल के पास उसके बेटे और पति का फोन आता तो वो उदास हो जाती। उसे ये 9 महीना काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पति मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी आना कम कर दिया। पायल वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के रिश्तों पर चिंतित रहने लगी थी। इसी चिंता में उसने पति को फ़ोन लगाया तो जवाब मिला, अब मैं मिलने नहीं आऊँगा, तुम अपना किराए का मकान खाली करके खुद ही आ जाना। अब अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, दम घुटता है वहाँ मेरा। पायल का पक्ष सुने बिना ही उसके पति ने फ़ोन काट दिया। पायल की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मगर जब गर्भ के अंदर से 5 महीने के शिशु ने हरकत शुरू कर दी तो पायल के मन में मकान मालिक की बजाय माँ के भाव जागने लगे। वो उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगी। उसे बच्चे पर प्यार आने लगा। अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर वो घंटों उससे बातें करती रहती। एक दिन तो उसने फ़ोन करके पति को भी बताया कि यह तो अपने बच्चे जैसा शैतान है, बहुत हाथ पैर चलाता है, पर यह उसका भाई या बहन नहीं है। पति ने उसे हकीकत के धरातल पर ला पटका। पति की बात सुनकर पायल उदास हो गई। सच ही तो कहा उसके पति ने, ये उसका नहीं, रागिनी का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने बीत गए। 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। रागिनी ने प्यारा सा बेटा को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर रागिनी बोली, अजय, ये रहा हमारा अपना बेटा, बिल्कुल तुम पर गया है। इन 9 महीनों में पायल भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों को ऐसी बातें करते हुए देख पायल को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। रागिनी और अजय बच्चे को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख पायल बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। पायल को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, पायल, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पायल के दुख को उसके सिवा कोई और नहीं समझ पा रहा था। हार कर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन अजय आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज़्यादा रकम देते हुए बोला, पायल, जो खुशी तुमने दी है उसकी तुलना इस पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूँ कि पूर्णता दी है। मैं और रागिनी मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना। आज से हमारे रास्ते
से अलग अलग है। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाओ तब तक यहीं रहना। मैंने डॉक्टर का सारा खर्चा दे दिया है। पायल से विदा लेकर दोनों अपने शहर पहुंच गए। बेटे को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, मीना जी का पारा सातवें आसमान पर था। अजय ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर मीना जी उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मीना जी अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। माँ, इसे आप अपना पोता माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी और अजय की जिंदगी है। माँ ने गुस्से से रागिनी को घूरा और वहां से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्चे को पूरे मन से अपना लिया था, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। रागिनी और अजय ने माँ को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना, पुचकारना तो दूर, बच्चे के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं जाती थी। घर का ऐसा माहौल देखकर थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। अजय ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया और बच्चे को साथ लेकर वे घर से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनका बेटा मोनू 8 वर्ष का हो गया। मगर इन 8 वर्षों में वो कभी उनके पास नहीं गई। अजय 1-2 बार उनके पास गया, पर माँ की बेरुखी देखकर उल्टे पाँव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी माँ का दिल नहीं पसीजा। न माँ ने कभी मोनू का हाल पूछा और न ही रागिनी का, पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि माँ को कैंसर है। शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए जिद करके अजय माँ को अपने पास ले आया। बीमारी ने माँ को काफ़ी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। माँ को लेकर अजय जैसे ही घर पहुंचा तो रागिनी उनसे लिपट कर रोने लगी। रागिनी को रोते देख मीना जी की भी आंखें भर आई। आंसुओं से जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवित हो उठा। अजय ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का राम भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझ गरीब को एक कप चाय मिलेगी। अभी लाती हूँ, कहकर रागिनी चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करता मोनू कमरे में पहुंचा। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मोनू के पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था। वो दांतों से ब्रश को पकड़े हुए था और उसके दोनों हाथों भी रंग से सराबोर थे। मोनू को देखकर आज माँ को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। माँ को मोनू में अजय का बचपन दिखाई दे रहा था। मोनू को गोद में उठाते हुए माँ बोली, ये तो बिल्कुल अजय जैसा है। अजय को भी पेंटिंग का बहुत शौक था। वो भी बचपन में ऐसे ही पेंट से रंगा होता था। मोनू को भी दादी का साथ बहुत भाता। वो हर पल दादी दादी करता, उसके आगे पीछे दौड़ता रहता। इस दौरान अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और मोनू का प्यार माँ को जल्द ही ठीक करने लगे थे। मीना जी और मोनू को एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश होते। फिर वो दिन भी आ गया जब मीना जी को वापस अपने शहर जाना था। वहाँ उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। मीना को जहाँ एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं मोनू से बिछड़ने का भी दुख था। लौटते समय मीना जी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारा मोनू को जन्म दिया। मैं गलत थी। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है। इससे दो परिवारों को खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब